अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के ज़रिए एहतमाम पायदार आलमी अमन व सिक्योरिटी के उन्वान से मुबाहिसे से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने आलमी सतह पर क़याम अमन के साथ साथ समाजी और माशी तरक्की के दरपेश चैलेंजेस का जिक्र भी किया है। COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड के क़याम को बड़ी पेशरफ्त करार दिया है। बिलावल भुट्टो ने ज़मीनी सतह पर इंसाफ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर अहम जिम्मेदारी आयद होती है। आम और मुताल्लिक़ मसाइल का हल सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है। कोरोना हो या इंसानी हुकूक का मामला, दहशतगर्दी हो या मौसमियाती तबाहियाँ, हर शोबे में इस इदारे का किरदार बढ़ गया है। तनाज़ा किसी भी दो मुल्कों का मामला कहकर मसले से अब तवज्जो नहीं हटाई जा सकती है। बिलावल ने अपने खिताब में इनके सलामती काउंसिल तस्लीम शुदा तनाज़ात के हल में मौसर किरदार अदा करे। कश्मीर पर सलामती काउंसिल की करारदादें अमल दरामद के मुंतज़र हैं। सलामती काउंसिल में तौसीई बालादस्ती के बजाय बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। मजीद मुल्कों को वीटो पावर दी जाए तो इससे आलमी सतह पर खलीज बढ़ेगी। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि करारदादों पर अमल दरामद न करने वाले मुल्क मुस्तकिल रुकन कैसे बन सकते हैं, और जाहिर है कि ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही जिसे कहा जाए कि बड़ा सवाल है जो उठाया गया है। हम जानते हैं कि मसला कश्मीर के ऊपर कितनी करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूद हैं, लेकिन उन पर भारत ने कभी अमल दरामद नहीं किया है। और बहुत सारे ममालिक हैं जिनके मबैन इस तरह के तनाज़ात चलते रहते हैं, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई नहीं देता है ये इदारा। और इस पर ही आज सवालात उठाए गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से बड़ा अहम उन्होंने खिताब किया है। और अगर मैं कहूँ कि ये गैर रिवायती खिताब भी है। जब भी किसी मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उनको इस तरह से गुफ्तगू के लिए मदऊ किया जाता है, बुलाया जाता है, और ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब आपको सदारत सौंपी जाती है, मेज़बानी सौंपी जाती है और फिर आप खिताब करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें ये देखा जाता है कि कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे कोई नाराज़ हो। लेकिन आज हमने देखा कि वज़ीर ख़ारिजा ने कोई लगी लिपटी बात नहीं की है। उन्होंने दो टोक बात की है, सीधी बात की है, वाज़ेह बात की है, और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि टू द पॉइंट बात की है कि जो आपकी दरामद हैं इतने सारे सालों से नहीं कर रहे हैं, उनको आप रुकन तो रखे हुए हैं ही, लेकिन उनको आप मुस्तकिल रुकन भी बना रहे हैं, तो फिर ये आप पर यानी आपके इदारे अक़वाम मुत्तहिदा पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस किताब की अब वो आने वाले शोज़ में हम यकीनन आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि वज़ीर ख़ारिजा अभी भी अमेरिका में मौजूद हैं। वहाँ आम मीटिंग्स उनकी जारी हैं, अहम मुलाकातें उनकी होने वाली हैं, कुछ हुई भी हैं जिनसे हमने आपको आगाह किया। अगले प्रोग्राम्स में भी इस पर बात करते रहेंगे। लेकिन अभी जी एक अहम शख्सियत जिनके हवाले से हमने कल बात की थी मौजूद हैं, पाकिस्तान के दौरे पर हैं। मैं बात कर रही हूँ ताजिक सदर की, जो पाकिस्तान के दौरे का पहला रोज़ इंतहाई मसरूफ़ गुजारते हुए हमें यहाँ पर दिखाई। ताजिकिस्तान के सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात हुई है, और फिर फूद की सतह पर भी उनकी मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों की बात सामने आ रही हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे समेत टेक्नोलॉजी, कस्टम्स और क्वालिटी कंट्रोल के शोबों में ताउन के मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए हैं। अच्छा नाज़रीन, इस्लामाबाद और ताजिकिस्तान के दारुल को सिस्टर सिटी डिक्लेयर करने का फैसला भी सामने है, और एक इंतहाई MOU इस हवाले से साइन किया गया है कि इन शहरों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। इस्लामाबाद दुशंबे के इदारों और अवाम के दरमियान रवाबित को फ़रोग दिया जा सकेगा। ये जो MOU साइन किया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान करीबी तारीख़ी और मजहबी ताल्लुकात में जुड़े हैं, ये तो खैर हम सभी जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान उन अव्वलीन ममालिक में भी शामिल है जिन्होंने ताजिकिस्तान को सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद बतौर आज़ाद मुल्क तस्लीम किया था, और ज़ाहिर है इस चीज़ को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है ताजिकिस्तान की जानिब से भी। 1993 यानी 1993 में ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा सिफारती ताल्लुकात का आगाज़ पाकिस्तान में ताजिकिस्तान के सिफारत खाने के क़याम से हुआ, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि दोनों ममालिक का जो ताल्लुक़ है वो मजबूत तर होता चला आ रहा है। और ताजिक सदर का ये दौरा इसी बात का सबूत है। ताजिकिस्तान के सदर की पाकिस्तान में आज क्या मसरूफियात रहीं, कुछ तो मैंने आपको बताई, कुछ डिटेल हमारे पास जो इन दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे हुए हैं पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान, उस पर हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। उस रिपोर्ट में ये डिटेल्स देखिए। फिर मेरे साथ खालिद तैमूर साहब इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर हैं, मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे।
ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान का दौरा पाकिस्तान का पहला रोज मसरूफियात से भरपूर रहा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के दरमियान वजीर आजम हाउस में वन मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के मामलात और इलाकाई उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। बाहमी तिजारत में इजाफे के साथ सरमायाकारी, तवानाई, सनतों, ज़राअत, मवासलात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत भी किए गए, जिनमें ट्रांजिट ट्रेड, दुशंबे, इस्लामाबाद सिस्टर स्टडीज रिलेशंस के कयाम, ट्रांजिट ट्रेड और सनत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन, ताजिक ड्रग कंट्रोल एजेंसी और ANF स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी कंट्रोल के शोबे में ताउन, कस्टम्स सर्विस ऑफ ताजिकिस्तान और FBR के दरमियान इंटरचेंज के मुआहदे शामिल हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर और ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में मुफाहमत की याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए हैं। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ताजिक सदर के साथ मुलाकात इंतहाई तामीरी और मस्बत रही और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फरोग पर इत्तफाक किया गया। We had very productive and useful discussion to further strengthen our brotherly and friendly relations and to promote investments, enhance trade, culture between our two brotherly nations. We need to work very closely with each other to strengthen our economic cooperation and enhance our bilateral trade in the field of industry, agriculture, joint ventures and energy cooperation. वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तवानाई के मंसूबे कासा 1000 की जल्द तकमील, रेल राब्तों और मुश्तरका मंसूबों के लिए ताजिकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने भरपूर मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान के अवाम और वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देना ताजिकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम नुक्ता है। खालिद तैमूर साहब से बात करेंगे जी, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर के, वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं मेरे प्रोग्राम के लिए। अच्छा खालिद साहब, पहले तो बात वही कि ये जो दौरा किया जा रहा है ताजिकिस्तान के सदर की जानिब से, इसका पहला रोज़ हमने देखा कि इंतहाई मसरूफ़ उनका यहाँ पर गुजरा है और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए, ताजिकिस्तान के लिए, दोनों ममालिक के लिए बड़ा अहम उनका ये दौरा है। लेकिन ये जो आज मुआहदे हुए हैं, जो आज उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, जो मुख्तलिफ वफूद की सतह पर उन्होंने मुलाकातें की हैं, उसमें पाकिस्तान के लिए आप किस तरह से बेहतरी देख रहे हैं? ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, MOUs हुए हैं, इसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होने जा रहा है, फिर पाकिस्तानी अवाम का क्या फ़ायदा होने जा रहा है? जी थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान की ये जो दोस्ती है ये कोई नई नहीं है। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि पाकिस्तान उन चंद पहले ममालिक में शामिल है कि जब ताजिकिस्तान को आज़ादी मिली, हमने ताजिकिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट कबूल किया और सफारती ताल्लुकात कायम किए, और जिस बात को ताजिकिस्तान बड़ी कदर की निगाह से देखता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले तकरीबन 28-30 साल से हमारा और ताजिकिस्तान के दरमियान कोई एक लैंड रूट नहीं था, क्योंकि अफगानिस्तान की सिचुएशन उस तरह की स्टेबल नहीं थी कि वो लैंड रूट एक्टिवेट हो सकता। लेकिन बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम की वजह से, क्योंकि ताजिकिस्तान भी उसका हिस्सा है, पाकिस्तान भी CPEC के हवाले से उसका हिस्सा है, तो अब पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान लैंड रूट का बाकायदा इफ्तिताह हो चुका हुआ है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि 2 महीने पहले ताजिक सदर ने तकरीबन 100 ट्रक्स का सामान जो है फ्लड फैक्ट्रीज के लिए दुशंबे से पेशावर भेजा, जो कि वाया अफगानिस्तान आया। और जो प्रेजेंट अफगान गवर्नमेंट है तालिबान की, वो बेसिकली ट्रांजिट ट्रेड को काफ़ी सपोर्ट करती है। तो हमने आज के दिन में देखा कि वो सारे माहिदे हुए जो कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान ट्रेड को स्मूथ करने के लिए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी खबर है। वजह यह कि ताजिकिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है और उनको बहुत सारे अपने सप्लाईज के लिए वो डिपेंडेंट थे दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे या चाइना पे। लेकिन अब वाया अफगानिस्तान जब ये ट्रेड शुरू हो जाएगी, जो कि तकरीबन
शुरू हो भी गई है, उसमें पाकिस्तान का जो सामान है, ख़ास तौर पे जो हमारे सर्जिकल आइटम्स हैं, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री वाले बनाते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स गुड्स हो गए, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, इनका सामान बाय रोड ताजिकिस्तान जा सकेगा, जिसकी वजह से हमारी तिजारत जो है इस मुल्क ताजिकिस्तान की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तिजारत को तो ज़ाहिर है बढ़ावा देना है, मईशत को सहारा देना है, लेकिन तवानाई के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं खालिद साहब पाकिस्तान के अंदर। अब आप ज़रा ये बताइएगा कि तवानाई के मसाइल को हल करने के लिए कासा 1000 मनसूबा जो है उसकी अहमियत तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, इसको जल्द मुकम्मल भी किया जाना चाहिए था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 4 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को अनाउंस हुए और तभी से ये हमें ताख़ीर का शिकार दिखाई देता है, मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कहा, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि वो जल्द इसकी तकमील चाहते हैं, ताजिक सदर भी कह रहे हैं वो जल्द इसकी तकमील चाहते हैं, तो फिर वजह क्या है, रुकावट क्या है? और अब आपको लगता है कि जब दोनों जानिब से इजहार किया गया है कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, तो वाकईतन ये हो रहा होगा, कुछ अरसे में मुकम्मल हो रहा होगा ये मंसूबा सर? जी, ताजिकिस्तान जो है, ये मैं आपको बताता चलूं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक में ताजिकिस्तान इस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली बनाने वाला मुल्क है और एशिया का सबसे बड़ा डैम भी अभी कुछ अर्सा पहले ताजिकिस्तान में उसका इफ्तिताह किया गया। उनके पास एनर्जी सरप्लस है क्योंकि ताजिकिस्तान की आबादी बहुत कम है। तो कासा 1000 का जो प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट है, जो जिसमें ताजिकिस्तान से पाकिस्तान जो है वो ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी और बिजली आएगी। ये प्रोजेक्ट अनफॉर्चुनेटली 4 साल से सर्दमहरी का शिकार रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। कुछ इसके अंदर फंड्स का भी इशू था, कुछ हुकूमत के पिछली हुकूमत का इंटरेस्ट इसमें इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले चंद महीनों में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है और ये ताजिक प्रेसिडेंट से जब SCO में सितंबर में मिले थे, वहाँ भी उन्होंने कासा 1000 की तकमील की बात की, आज भी बात की। तो लग रहा है कि अगर दोनों हुकूमतें इस पे थोड़ी तेज़ी दिखाएं तो एक ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी एनर्जी नीड्स पूरी की जा सकती हैं और सस्ती बिजली होगी है, क्योंकि वहाँ से हाइड्रो और पानी की जो बिजली बनती है वहाँ से ताजिकिस्तान से बिजली आएगी और ये काफ़ी सस्ती भी होगी। ठीक है, अच्छा एक और मुद्दा, एक और मामला जो पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है और ख़ास तौर पर जब हमारे खारिजा पॉलिसी की बात होती है तो उस पर ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है और फिर खारिजा पॉलिसी भी, और फिर जब किसी से हम ये कह रहे होते हैं कि आप पाकिस्तान में आइए, सरमायाकारी कीजिए, आपका सरमाया महफूज है, पाकिस्तान महफूज मुल्क है, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, वो स्टेबिलिटी जिस तरह से दिखाई नहीं देती है, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को हिचकिचाहट में मुब्तला करती है बहुत सारे ऐसे मुआहदे करने में जो अगर यहाँ पॉलिटिकली सिचुएशन बेहतर हो पाकिस्तान के अंदर तो बहुत जल्दी तय पा जाएं? खालिद साहब जी, ये मैं आपको बताता चलूं कि थोड़ा हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जो CPEC का मंसूबा है, रिस्पेक्टिव के पाकिस्तान के अंदर कौन सी हुकूमत है और कौन हुकूमत में कौन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे काम पहले कुछ स्लो हुआ, अब दोबारा से तेज हो गया और CPEC के हवाले से बहुत सारे मुमालिक पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और सिक्योरिटी को वो देखते हैं। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो बहुत अच्छे हो गए हुए हैं। टेररिज्म पे तकरीबन 99% काबू पाया जा चुका है और बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आना चाहते हैं हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, खास तौर पे ये जो वस्ती एशिया के मुल्क है, सेंट्रल एशिया के, ये जो CPEC के रूट को देखते हैं टू अरेबियन सी पे और इंडियन ओशन पे जाने के लिए, और वो लोग उसके लिए बहुत कीन है। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के साथ साथ वो बहुत ज़रूरी है कि वो हो मुल्क, सो दैट के ये लोग इस रूट को इस्तेमाल कर सकते। बहुत शुक्रिया खालिद तैमूर साहब, माहिर हैं आप इंटरनेशनल अफेयर्स के, हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे ताजिक सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। और नाज़रीन, जिस तरह से खालिद तैमूर साहब फरमा रहे थे कि किसी भी मुल्क में जो आप कह लीजिए कि पॉलिटिकल सिचुएशन का
ایک بہتر ماحول ہونا سیاسی طور پر بہت زیادہ ضروری ہے، اسی طرح سے یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں امن و امان کی صورتحال کا بہتر ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور پاکستان جو ہے وہ کسی بھی سرمایہ کار کے لیے جو باہر سے یہاں پر آتے ہیں، کوئی اپنی بڑا پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ امن و امان کی بہتر صورتحال ایک ملک کو بہت زیادہ کھلتی ہے، اور اس کا نام ہے جی بھارت۔ ہم سبھی جانتے ہیں ناظرین کہ بھارت پاکستان میں کبھی بھی امن نہیں چاہتا ہے، دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے، لیکن اب اس کے ثبوت بھی اقوام متحدہ میں جمع کرا دیے گئے ہیں۔ جس طرح سے کل ہم اس اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ اگر را کے کچھ ایجنٹس پکڑے گئے ہیں، گرفتار کیے گئے ہیں لاہور میں ہونے والے دھماکے کے حوالے سے، تو پھر اس کو دنیا کے سامنے لے کر بھی جانا چاہیے۔ تو یہی کچھ کیا گیا ہے وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر کی جانب سے، جنہوں نے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا پول دنیا کے سامنے کھول دیا ہے اور بتایا ہے کہ گزشتہ سال جوہر ٹاؤن لاہور میں جو بم دھماکہ ہوا تھا اس کا منصوبہ بھارت کا تھا۔ اس کے ملزمان کو بھی بھارت کی پناہ حاصل ہے، جن کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا اور کوئی کام نہیں ہے، شاید وہ پاکستان میں تخریب کاری کے لیے ہی بنائی گئی ہے ناظرین، کیونکہ گزشتہ 3 سال کے دوران را کی مدد سے سیکیورٹی فورسز کے 211 افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ پی سی ہوٹل گوادر سمیت دہشت گردی کے مختلف واقعات میں بھارت کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت مل چکے ہیں، جو کہ اب اقوام متحدہ کے حوالے بھی کر دیے گئے ہیں۔ اچھا ناظرین، بھارت دہشت گردی پھیلانے والا ایک بہت بڑا ملک ہے، وہ دہشت گردی سے متاثر ہونے والے ملک کا کارڈ کھیل رہا ہے، جبکہ اصل میں پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے، جس میں بھارت کا ایک بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پاکستان میں امن و امان کا آنا، فیٹف کی لسٹ سے پاکستان کا نکلنا، عالمی ممالک کی پاکستان کی پذیرائی کرنا بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا ہے، اور اس وقت انڈیا اس سوچ میں پڑ چکا ہے کہ کسی طرح پاکستان میں دوبارہ بے امنی کی فضا پیدا کر سکے، لیکن اب ایسا کرنا شاید مودی حکومت کو مہنگا پڑ جائے، کیونکہ پاکستان عالمی برادری سے مطالبہ کر رہا ہے کہ انڈیا کا احتساب کیا جائے۔ ہنا ربانی کھر نے دنیا کے سامنے بھارت کو کیسے بے نقاب کیا ہے، پہلے اس پر پیکج دیکھیے، پھر گیسٹ موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے بھارت کے دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کے ثبوت دنیا کے سامنے پیش کر دیے۔ ہنا ربانی کھر نے بتایا کہ 23 جون 2021 کو جوہر ٹاؤن لاہور میں دہشت گردی بھارت کا منصوبہ تھا۔ جن کو اس دہشت گردی میں سزا ہوئی وہ صرف فرنٹ مین تھے۔ اس واقعے کی ذمہ داران بھارت کی پناہ میں ہیں، جن کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ پی سی ہوٹل گوادر سمیت دہشت گردی کے مختلف واقعات میں بھارت خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت ہیں۔ بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادو کا پاکستان سے پکڑا جانا بھی انہی ثبوتوں میں سے ایک ہے۔ Lahore incident, it is a clear evidence of a terrorist attack which was planned, which was supported by India, which was to target innocent civilians in Pakistan. The masterminds and the facilitators remain at large and under Indian state patronage and protection. I can assure you that the government of Pakistan will pursue this relentlessly. India has already earned the infamy for its terrorist designs and actions. Its actions in the IIOJK, the infamous massacre in Indian Gujarat, the Samjhota train incident that we all know about, its terrorist proxies continue to use neighbors' territories and blatant support to Baloch militant organizations. وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارت کی دہشت گردی میں ملوث ہونے کا ڈوزیئر پیش کیا ہے۔ اس ڈوزیئر میں واضح ثبوت ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ We believe truly that the international community, in particular the UN and FATF, have the responsibility now to hold India accountable for its terrorist actions. So we are looking for accountability. The Lahore incident for us is a test case for the credibility and integrity of international counterterrorism and counter-financing of terrorism regimes. The world must show that efforts to counter terrorism are non-discriminatory. The international conscience cannot be held hostage to what are clearly political and economic exigencies of the time. وزیر مملکت نے آگاہ کیا کہ پاکستان اس خطے میں واقع ہے جہاں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بھارت ہمسایہ ممالک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ پاکستان ثبوت کے ساتھ دنیا کو انڈیا کی دہشت گردی سے آگاہ کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری دورہ امریکہ کے دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارتی دہشت گردی کا معاملہ اٹھائیں گے۔ ہنا ربانی کھر نے امید ظاہر کی کہ بین الاقوامی برادری انڈیا کا احتساب کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی گزشتہ روز عوام کو آگاہ کیا تھا کہ انڈیا پاکستان میں ہر قسم کی دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں جوہر ٹاؤن دھماکے کی ثبوت اور ملوث افراد کی تفصیلات بھی شیئر کی تھیں۔
डॉक्टर सलमा मलिक साहबा मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं जी सिक्योरिटी स्टडीज़ की। वीडियो लिंक पर हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। सलमा साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त निकाल रही हैं प्रोग्राम के लिए। अच्छा मैम सलमा, पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि ये जो भारतीय दहशत गर्दी के सबूत अक़वाम मुत्तहिदा में जमा कराए गए हैं, ये सबूत जमा कराया जाना कितना अहम है, और क्या अब इसके बाद हम ये तवक्को रखें कि भारत का एहतसाब जो है वो फ़ौरन से शुरू हो जाएगा? क्या प्रोसेस होता है, कितना इसमें वक्त लग जाता है, जांचा जाता है, तमाम जो सबूत होते हैं, जो शवाहिद मुहैया किए जाते हैं, किस तरह से चीज़ें आगे चलेंगी इसके बाद मैम? जी सबसे पहले तो ये है कि किसी भी हादसे के ऊपर बात करना बगैर सबूत के और बगैर किसी शवाहिद के मुमकिन नहीं हो सकता। वो सिर्फ क़ियास आराई पे बेस्ड होता है। और कई दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने मखफूफ अल्फाज में ये कहा है कि हमारे यहाँ मुल्क में जो भी टेररिज्म हो रहा है वो भारत की वजह से है। पहली दफ़ा हम लोगों के पास कॉन्क्रीट कुलभूषण यादव की शक्ल में एक एविडेंस आया था, और हम उसको अभी तक देख सकते हैं कि बावजूद इसके कि उन्होंने कन्फेशन दी, सारी चीज़ें की, उनका मुकदमा किस तरह से चल रहा है, बहुत स्लो है, बहुत उसमें पेचीदगियाँ भी आई हैं। हम लोग उसको इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी लेके गए हैं। सो ये कोई इतना आसान मरला नहीं है, बट फिर भी इसके बावजूद इंडिया भी डिनाई नहीं कर सका कि उनके जो यहाँ टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे थे पाक ईरान बॉर्डर के अक्रॉस, और उन्होंने पाकिस्तान में आके जो दहशतगर्दी की है तो वो गलत है। सो इस वजह से अव्वल तो सबसे पहले जो मैंने बात की कि शवाहिद जो है पेश करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसके बेसिस पे ही जो भी आगे केस बिल्ड होगा वो उसके तरीके से होगा। सो पहला स्टेप हम लोगों ने ये कर लिया है, क़ियास आराई से या फिर मखफूफ अल्फाज से बात करने के बजाय अब हम वाज़ेह तौर पे लोगों का नाम लेके, जो 4 बंदे हैं जिनमें से 2 का नाम मैडम हिना ने कहा है कि उसको अक़वाम मुत्तहिदा में सैंक्शंस और उसके ऊपर मुकदमे के तौर पे दिया जाएगा, तो वो हमारे पास है। सो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है बस बात उड़ा रहा है या इंडिया जो है उस बात को दबा ले, क्योंकि देयर इज़ अ नेम टू अ फेस एंड अ फेस टू अ नेम। ये कोई हम लोगों ने गोस्टिंग नहीं की। सो ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद ये है कि ये डिपेंड करता है कि इनका जिन चीज़ों के अंदर हम नाम ले रहे हैं वहाँ कितना जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ आगे क्या लाहे अमल हमने रखना है, इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना है, यूएन का प्रोसेस रखना है। तो ये हमारे जो लीगल टीम होगी, हमारे जो खारजा अमूर के जो टीम है, ये सारे मिलजुल के आपस में डिसाइड करेंगे और फिर इसके मुताबिक होगा। बट ये एक्सपेक्ट करना कि आज हमने बात की और कल इसका फैसला हो जाएगा, तो ये इस तरह नहीं होता। टाइम लग जाता है, पर इसमें हमें खुश रहना चाहिए, या इसमें हमें थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन ड्रॉ करनी चाहिए कि एटलीस्ट हमारे पास कॉन्क्रीट शवाहिद हैं और हमने डोजिया पेश किया है। Satisfied तो और वो हो डोजिया जो जाएं है डॉक्टर साहिबा, लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल हमें मुतमईन नहीं होने देती है वो डिस्क्रिमिनेशन है ना। मैम आप देखिए कि पाकिस्तान के जब मामला होता है तो पाकिस्तान के ऊपर फ़ौरन से पाबंदियां लगाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान को, चले फैटफ की हम बात कर लेते हैं, बाकी तो आप चीज़ें छोड़ दीजिए। फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल रखा जाता है, बहुत अरसा शामिल रखा जाता है। भारत भरपूर कोशिश करता है कि पाकिस्तान को किसी तौर ब्लैक लिस्ट करा दिया जाए, लेकिन बहुत मुश्किल से बड़ी एफर्ट लगाकर पाकिस्तान इक़दाम करके दुनिया को दिखाता है, बताता है, और फिर इस ग्रे लिस्ट से निकलने में किसी तौर कामयाब हो जाता है। तो फिर ये इस तरह से फ़र्क तफरीक क्यों किया जाता है कि भारत के खिलाफ तो इतने खुले, इतने वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान ने तो दहशतगर्दी के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है रॉ, जिसको शायद बनाया इसलिए गया है कि वो पाकिस्तान की इस तरह से दहशतगर्दी के ज़रिए तखरीबी कार्रवाइयों में हिस्सा लेती रही, और ये सारी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट करे। तो ये दुनिया को दिखाई क्यों नहीं देता है? फैटफ वालों को क्यों दिखाई नहीं देता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल को दिखाई क्यों नहीं देता है? अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों को क्यों दिखाई नहीं देता है? वजह क्या है मैम? देखिए मैडम, उसमें मसला ये हो जाता है कि आपकी जो पावर ऑफ नैरेटिव है
या जो आपने मेटा नैरेटिव क्रिएट कर दिया है दुनिया में, तो वो उनको सपोर्ट करता है। और अगर हम इंटरनेशनल फ्लेवर अभी आजकल देखें तो इंडिया को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ये नहीं देख रहा कि भारत की क्या जाहिरियत चल रही है मकबूजा कश्मीर के अंदर, किस तरह वो लोगों के हकूक़ को पामाल कर रहा है। और अगर आप मकबूजा कश्मीर को इग्नोर भी कर दें, क्योंकि उसको हर कोई इग्नोर कर रहा है 75 सालों से, तो इंडिया अपने जो होमलैंड है उसमें क्या कर रहा है, पंजाब में क्या कर रहा है, जो सेवन सिस्टर स्टेट्स है उसमें क्या कर रहा है, सिखों के साथ जब भी उसका होता है वो वहाँ क्या कर रहा नहीं है। मैम, तो ऐसी भारत चीजें को नहीं इग्नोर है किया कि जा रहा है, भारत के इकदामात को इग्नोर किया जा रहा है, उसकी तो कहीं ना कहीं वजूहात कुछ तो हमारे सामने हैं। भारत से बहुत सारे ममालिक के मफादात जुड़े हैं, तिजारती मफादात जुड़े हैं, लेकिन जी कहीं ऐसा तो नहीं है मैम सलमा कि हमारी भी कोई कमजोरी रही है, हम उस तरह से भारत जी का जो बिल्कुल, मैं बात मकरू वही चेहरा कर है रही वो थी दुनिया कि के सामने नहीं रख पाए। जी, जी, बिल्कुल, मैं जी बात मैम। आपको वही कर रही थी जो आपने जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई है जी मैम। कि जब मेटा नैरेटिव क्रिएट होता है ये कोई छोटी-सी चीज़ नहीं होती। इसमें ज़ाहिर है जहाँ भारत के आपस के इंटरेस्ट हैं, अमेरिका के बड़ी ताकतों के, उसके साथ ये भी है कि आप अपना केस किस तरह प्रेज़ेंट कर रहे हैं दुनिया को। बट आप इस बात का भी देखें कि जो आपने फैक्टर की तरफ इशारा किया, तो जी। पाकिस्तान ने मेहनत करके डिसएडवांटेज पोज़ीशन में होने के बावजूद, जहाँ दुनिया उसको सुनने को तैयार नहीं थी, इकोनॉमिक वीकनेस है, गवर्नेंस वीकनेस है, सिविल मिलिट्री इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान की कुछ हद तक, तो थोड़ा सा हमारा पॉलिटिकल, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो हैं हमारा केस वीक कर देती हैं। कौन किस तरह किस चीज़ को प्लेज कर रहा है, कौन सी हुकूमत कैसा स्टांस ले रही है, तो वहाँ एक कंटिन्यूटी ऑफ प्रोसेस नहीं रहता। आपका बेशक ये है कि हुकूमतें बदलती रहें, बट इंडिया में हमने एक जो चीज़ देखी है वहाँ पाकिस्तान के ऊपर जो रेड लाइन ड्रॉन है वो मुकम्मल तौर पे रेड लाइन ड्रॉन है, और उसके ऊपर कोई निगोशिएशन नहीं होती, उसके ऊपर कोई भी जो है किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। तो हमें कुछ चीज़ों के ऊपर ये रेड लाइंस बड़े वाज़ेह तौर पे ड्रॉ करनी पड़ेंगी, और अब कुछ हद तक हो रहा है। तो अगर इस तरह की एविडेंस जो हैं, और उसके साथ अगर ये सिर्फ एविडेंस किसी एक चैनल में प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह असद मजीद साहब ने भी डिप्लोमेटिक मिशंस को बुला के ब्रीफ किया है, अब हमारी ज़रूरत ये है कि एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को वर्ल्ड कैपिटल्स में भेजें, सेंसिटाइज करें। बट उसमें सबसे पहले बात जो मैडम आपने भी जिसकी तरफ बार बार निशानदेही कर जी रही है मैम। वो ये है कि जब तक पाकिस्तान एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से निगोशिएट नहीं करेगा तो कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा। ओआईसी की तरफ से अभी हमें जो लेटेस्ट आया कि जी कश्मीर के ऊपर हम एक प्लान बनाए, तो ये भी हमारी एक स्मॉल विक्ट्री है, बट उसके साथ ये है प्लानिंग कि के हमें तहत फिर लेकिन चलना होगा, और प्लानिंग जो है हमारी वो अभी जो है उससे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए है। स्ट्रेंथ की बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, आप हमारे शो के लिए वक्त निकाल रही थी, और प्रोफेसर हैं जी, और हमें बता रही थी कि हिना रब्बानी खर की जानिब से वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा की जानिब से सबूत दिए जाना पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर हो सकता है और भारत के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। बहरहाल जी, एक और हम ये तो भारत जो मकरू खेल खेल रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे गेम्स जो हैं वो भी जारी हैं, बड़े अच्छे खेल जो हैं वो भी हमें देखने में मिल रहे हैं, और वो देखने में मिल रहे हैं जी फुटबॉल वर्ल्ड कप के आलमी मेले के अंदर, जो अब अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ता दिखाई देता है। अब से कुछ देर में वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल होने जा रहा है, जिसमें दिफाई चैंपियन फ्रांस और टूर्नामेंट में अब तक की नाकाबिले शिकस्त टीम मोरक्को मद्दे मुकाबल होंगी। दोनों ही टीमों ने मैच के लिए भरपूर तैयारियां कर रखी हैं। फीफा वर्ल्ड कप का पहली मरतबा सेमीफाइनल खेलने वाली जो मराकशी फुटबॉलर्स हैं वो अपनी जीत का अज़्म लिए मुस्लिम दुनिया की दुआओं के साथ मैदान में उतरेंगे, जबकि फ्रांस अपने एजाज़ के दिफा का सफ़र जारी रखने की भरपूर कोशिश करेगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ होने वाले पहले सेमीफाइनल की पहले बात करें तो क्या ये शानदार खूबसूरत ज़बरदस्त मैच था। अर्जेंटाइन ने क्रोएशिया को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया और 3-0 से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह भी बनाई। मेसी 11 की फतह पर मेसी 11 की फतह पर अर्जेंटाइन की शहरियों ने तो खूब जश्न मनाया ही, लेकिन दुनिया भर में अर्जेंटाइन फुटबॉल टीम के जो फैंस हैं, मेसी के जो दीवाने हैं, उन्होंने भी भरपूर खुशी मनाई। बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी अपनी टीम की जीत पर बहुत खुश दिखाई दिए। कराची के इलाके लियारी को हम कैसे भूल सकते हैं, वहाँ भी मेसी की टीम की कामयाबी पर फैंस रात गए सड़कों पर निकले रहे और आतिशबाजी की और खूब हल्ला गुल्ला किया। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन की फतह का किस तरह जश्न मनाया गया, आज के मैच के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, खास तौर पर हमारे मुल्क के अंदर लियारी के अंदर, इस सब पर हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। फिर जी मेरे साथ नमूद मुस्लिम साहब मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्जिया जानेंगे।
2022 का दूसरा सेमीफाइनल दिफाई चैंपियन फ्रांस और टूर्नामेंट में अब तक की नाकाबिले शिकस्त टीम मराकश के दरमियान अल बैद स्टेडियम में आज रात 12 बजे खेला जाएगा। मराकश की टीम अब तक टूर्नामेंट की नाकाबिले शिकस्त टीम है, जबकि फ्रांस को ट्यूनिस के हाथों 1-0 से अपसेट शिकस्त हुई थी। इससे कबल खेले गए पहले सेमीफाइनल में लियोनेल मेसी की शानदार कारकर्दगी की बदौलत अर्जेंटाइन ने क्रोएशिया को 3-0 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अर्जेंटाइन की फतह पर दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में हजारों शायकीन जमा हुए और अर्जेंटाइन का फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचने का जश्न मनाया। सैकड़ों मदा अर्जेंटाइन के मारूफ फुटबॉलर डियागो मैराडोना की रिहाइशगाह पर जमा हुए और उन्हें खराजे अकीदत पेश किया। दूसरी जानिब क्रोएशिया की मदाह अपनी टीम के फाइनल तक रसाई न मिलने पर मायूस हैं। मजमूई तौर पर यह अर्जेंटाइन का छठा वर्ल्ड कप फाइनल है, जबकि टीम 1978 और 1986 में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। बिल्कुल जी, नमूद मुस्लिम हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, हमारे स्पोर्ट्स डेस्क को हेड कर रहे होते हैं, बेहतरीन तज्जिया पेश करते हैं और आज भी हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नमूद। जी वालेकुम सलाम। नमूद, पहले तो बहुत शुक्रिया। आई नो आप बहुत बिजी होते हैं और ख़ासतौर पर अभी जब वर्ल्ड कप हो रहा है और इतनी सनसनीखेज वहाँ पर खेल खेला जा रहा है तो आप तो यकीनन बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी आप मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया इसके लिए। अच्छा नमूद, फीफा वर्ल्ड कप में आज हम देखेंगे कि मराकश और दिफाई चैंपियन जो है फ्रांस, उनके दरमियान बड़ा मैच होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि अब से थोड़ी देर बाद कौन सी टीम जो है वो सामने आने वाली है फातेह के तौर पर? देखिए, अगर पेपर्स पे देखें तो 2 मरतबा की चैंपियन है फ्रांस की टीम, और याद होगा कि अब दिफाई चैंपियन भी है। 1998 में भी इसने वर्ल्ड कप अपने नाम किया हुआ है, इसका एक नाम है। और दूसरे लिहाज से अगर पेपर पे देखा जाए तो फ्रांस की टीम का मुकाबला नहीं है किसी से। हाँ, एक मैच ये हारे हैं, वो भी एक अफ्रीकी टीम से हारे हैं। अब दोबारा इनके सामने एक अफ्रीकी टीम दूसरी आ गई है, अगर आपको पीछे याद हो। लेकिन फ्रांस का और मोरक्को का आपस में अभी तक कोई मुकाबला नहीं हो सका वर्ल्ड कप में, ख़ास तौर पर। इसलिए ये तजर्बा भी पहला होगा और ये चीज़ भी पहली होगी कि आज एक वो टीम जिसने अभी तक कोई गोल नहीं खाया, एक वो टीम जो एक मैच हार के आ रही है, ठीक है दिफाई चैंपियन है, उसका मुकाबला है। अगर हम इनके प्लेयर्स को देखना शुरू करें तो मेन स्ट्राइकर जो अगर उसको हम देखते हैं तो ओलियर जेरो है, जो कि फ्रांस के हैं, क्योंकि जेरो पे ही ये खेलते हैं। मबापे को आप जितना मर्जी ले लें, कियान को, कि वो बड़ा अच्छा विंगर है, बड़ी अच्छी मूव बनाता है, गोल के करीब जाता है, गोल भी हैं उनके। और मज़े की बात ये है कि जो कियान मबापे हैं उनके इस वक्त 5 गोल हो चुके हैं, और जो मेसी के रिकॉर्ड की लोग बात करें तो मेसी के बराबर इस वक्त गोल लेकर वो वर्ल्ड कप में बैठे हैं। अब गोल्डन बूट की जंग है। अब देखते हैं कि मबापे गोल्डन बूट लेते हैं या मेसी गोल्डन बूट लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का एक आपस का एक बड़ा अब लिंक होगा। आज अगर वो गोल करते तो उनको 6 गोल हो जाएंगे, फिर मेसी के पास चांस है अभी फाइनल का, तो वो भी अब क्या कर सकते हैं। फिर जो एंटोनी, ख़ास तौर पर ग्रिजमैन है, ये मिडफील्डर हैं फ्रांस के, ये बड़े कमाल के मिडफील्डर हैं जो कि मूव बनाते हैं सेंटर लाइन के पीछे से, और उसको बाद आगे जाकर ये किसी भी विंगर के हवाले कर देते हैं, चाहे वो आपका मबापे हो या फिर क्योंकि ये एक ऐसे है कि जो राइट विंगर डिसिम्ले जो खासतौर पे उनको ये मोमेंट देते हैं, जिसके बाद ये जेरो के पास जाती है। अच्छा, एक और हस्ती जो कहा जा रहा है कि मोरक्को के लिए बड़ी अहम साबित हुई है, वो उनके गोलकीपर हैं। तो मैं चाहूँगी सर उनके हवाले से बात करें। वाकईतन ये जो कोई टीम गोल नहीं कर सकी है, इसका क्रेडिट सिर्फ गोलकीपर को दिया जा सकता है? ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बाकी लोग जिनके हिस्से में बॉल छीनना, झपटना, वापस लेना, अपने खिलाड़ी तक पहुँचाना, इसमें प्लेयर्स को भी तो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट जाता है। तो फिर क्या वजह है कि मोरक्को की टीम का सारा क्रेडिट जो है उनके जो कीपर हैं उनको दिया जा रहा है, गोलकीपर को? देखिए, यासीन बोनो एक अच्छे प्लेयर हैं, और मजे की बात यह है कि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि जो फुटवर्क है, खासतौर पे बाकी में आप जो मुझे लेग वर्क करते हैं, लेकिन जो फुटवर्क होता है वो काफ़ी डिपेंड करता है। और वो देखते हैं कि गेंद कहाँ से कहाँ मूव हो रही है, हेडर कहाँ से आ रहा है, बॉडी टैकलिंग कहाँ है। मज़े की बात यह है कि पूरे वर्ल्ड कप में यासीन बोनो के जब तक वो अपने गोल पोस्ट पे मौजूद है, एक भी गोल उनके खिलाफ नहीं हुआ,
ایک گول ہوا ہے وہ کینیڈا میں ہوا، کینیڈا کے خلاف میچ میں ہوا تھا، لیکن وہ بھی اون گول تھا، وہ ان کے اپنے کھلاڑی کی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا. ادروائز بونو نے ابھی تک ایک گول بھی اپنے گول کی طرف نہیں ہونے دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بالکل آپ کی والی بات اس کو آگے بڑھاؤں گا. آسما اکیلا کیپر کیا کر سکتا ہے وہ سب سمجھتے ہیں، لیکن اس کا ڈیفینڈر کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. اگر پچھلے دنوں میں اگر آپ نے دیکھا ہو جو لاسٹ ٹائم مراکش جب جیتا ہے کوارٹر فائنل سے جب وہ آیا ہے، تو اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں ایک پلیئر ہے اشرف حکیمی جو بڑے مشہور ہوئے، جو کہ ریال میڈرڈ کی طرف سے کھیلتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اسپین میں رہتے تھے اور اسپین کو ہی ہرایا انہوں نے آخری گول کر کے، بڑا ان کے بارے میں چلتا رہا اور سارا چیز رہا. تو وہ اشرف حکیمی بھی بہت پیارے ڈیفینڈر ہیں بیسکلی. ٹھیک ہے شوٹ آؤٹ پر انہوں نے ساتھ دیا، لیکن ایز اے ڈیفینڈر وہ بونو کے ساتھ ویسے ہی کھڑے ہوتے ہیں جیسے ایک دوسرا کیپر کھڑا ہے، اور وہ ان کی جو ٹیکلنگ ہے خاص طور پہ، اور ڈبلنگ نہیں کرنے دیتے کم از کم آ کے. تو ایک ایسا جو پلیئر ہو جو کہ ڈبلنگ نہ کرنے دے اور گیند کو مزید گول کے قریب نہ جانے دے، ایسے ڈیفینڈر کا ہونا بھی ضروری ہے. اکیلا کیپر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اکیلا کیپر نے بہت کچھ کیا جیسے یاسین بونو ہے. اگر دوسری طرف چلا جائے تو جو ہرنڈرس ہے جو ان کے ڈیفینڈر ہیں فرانس کے، تو اس کو بھی دیکھیں. ہوگو لورس جو ہے جو فرانس کے کیپر کی بات ہو رہی ہے، ہوگو لورس کا جو ہے وہ 35 سال کے اور سب سے زیادہ میچز کھیلنے والے 143 یعنی کہ 143 میچ کھیل چکے ہیں. بڑے ہی زیادہ وہ ایکسپیرینسڈ ہے، اور ان کا بھی ریکارڈ رہا ہے کہ جہاں پہ وہ ہوتے ہیں وہاں سے گول نہیں ہو سکتا. لیکن اب مقابلہ یہی ہے کہ یاسین بونو جو کہ ابھرتا ہوا سٹار ہے، اور یہ ٹیم پہلی مرتبہ کوارٹر فائنل میں آئی، پہلی مرتبہ سیمی فائنل میں آئی، اور چھٹا ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں. آپ کو یاد ہے 50s میں ان کو آزادی ملی تھی، آزادی بھی ان کو فرانس سے ملی تھی، اور آج جو مقابلہ ہونے جائے جیسے ہمارا پروگرام ختم ہوگا. کہیں نہ کہیں نمود یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے کہ جب لوگ آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پر پرفارم کرنے کا پریشر ہوتا ہے، لیکن اس پرفارم کرنے کے پریشر میں کبھی کبھی آپ پریشر کی وجہ سے پرفارم نہیں کر پاتے ہیں. میں سیمی کی بات کرنا چاہ رہی ہوں، اب میسی کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ میسی جو ہیں وہ رونالڈو کی طرح ہی کہیں نہ کہیں اس پریشر کا شکار ہو کر اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے؟ لگتا ہے کچھ ایسا آپ کو؟ نہیں، اگر یہ ایسا ہوتا تو یہ کل کے میچ میں جو رات گزرا ہے اس میں آپ کو نظر آ جاتا کہ میسی اس طرح کھیل پاتے ہیں. لیکن اگر آپ ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو میسی نے ایک جو مخالف ٹیم ہے اس کے 3 کھلاڑیوں کو انگیج کیا ہوا تھا. 3 کھلاڑی یعنی کہ 3 ڈیفینڈرز کو کرنے کے بعد ہی تو الواریز نے گول کیے. اور اگر دیکھا جائے تو میچ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تینوں گول جو ہیں وہ میسی کے گول ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے اس نے پوسٹ میں نہیں پہنچایا، لیکن میسی کی موو تھی اور میسی نے ہی 3 کھلاڑی کو روکا ہوا تھا. 4 ڈیفینڈر، 3 آپ کے آ گئے مڈ فیلڈر. اگر یہ 4 اور 3 7 میں سے 3 لوگ نکل گئے، 4 لوگوں کے بعد اگر آپ کے ڈیفینڈر آگے جاتے تو یقینی طور پر آپ کے پاس کھیلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن میسی نے ان 3 ڈیفینڈرز کو اپنے ساتھ ملا کر اور الواریز کو موقع دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تینوں گول الواریز نے کیے، کیونکہ میسی کا بھی جو گول تھا جو انہوں نے پینلٹی شوٹ پہ کیا، وہ گول بھی جو پینلٹی جو ملی تھی وہ بھی الواریز کو گرانے کی وجہ سے ملی تھی. یعنی کہ ایک موومنٹ ہے اور اسسٹ کرنا اور چیزوں کو دیکھنا ظاہر ہے کہ مگر یہی چیز رونالڈو کے ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ غلطی ہوئی کہ انہوں نے رونالڈو کو دوسرے ہاف کے لیے رکھا تھا، ان کو بینچ پہ بٹھایا ہوا تھا کہ جس کو آخری ہاف پہ بھیجیں گے اور اینڈ پہ جا کے رزلٹ اپنی مرضی کا لے لیں گے. وہی ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا، وہ ان کے ڈیفینڈرز کو انگیج نہیں کر سکتے. اچھا اب کچھ ارجنٹینا کی بات کر لیتے ہیں. فرانس کا فائنل میں پہنچنا یا پھر موروکو کا فائنل میں پہنچنا کیا زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے ارجنٹینا کے لیے؟ ارجنٹینا کے لیے جو نقصان دہ زیادہ ہو سکتا ہے وہ فرانس کا پہنچنا ہو سکتا ہے. یہ ہے کہ موروکو کیوں نہیں؟ وہ تو ابھی تک دیکھیں موراکو کا فرسٹ ٹائم ہے نا. اگر ہم اس کے تمام سٹیٹس نکالیں گے تو سٹیٹس میں تو ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں ہے کہ جی موراکو کیسا پرفارم کرتی ہے. ہاں البتہ موراکو کے سٹیٹس ملتے ہیں کہ 1986 میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں اس کی جو میکسیمم جو پرفارمنس تھی وہ لاسٹ 16 تھی، اور اس کے بعد 6 ورلڈ کپ کھیلے کبھی بھی اگلے راؤنڈ میں نہیں جا سکی. اور جبکہ فرانس کی ٹیم اب جیسے بتا رہا ہوں 2 مرتبہ اور ہر مرتبہ تقریباً یہ سیمی فائنل کھیلی ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے، 1912 سے یہ اس کے اندر موجود ہے. یہ موراکو جو ہے 1951-52 میں آ کے اور 56 میں آ کے یہ اپنی ٹیم بناتے ہیں، اور ٹیم بنانے کے بعد کوشش کرتے ہیں پہلے کوالیفائی کرنے کی. پھر تقریباً اگر آپ اس کو دیکھ لیں تقریباً 20 سال سے یہ اس کے اندر یا 25 سال سے انوالو ہیں اس انٹرنیشنل فٹ بال میں. تو اس 25 سال کو اگر آپ دیکھ لیں تو 25 سال تو اس طرح نہیں بنتے. کہاں ایک صدی کا کھیل ہے پورا فرانس کا، ارجنٹائن کا، کہاں ایک 20 سے 25 سال کا کھیل ہے. لیکن موراکو کی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے
वो बहुत ही आला परफॉर्मेंस रही है। टाइम हमारे पास कम है नमूद, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं जाते जाते ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे जो लियारी के बच्चे हैं उनके हवाले से मैं आपसे बात ना करूं। जिस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने सारे खेल को एंजॉय किया है, देखा है, और यकीनन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी भी हैं। विजुअल्स भी मेरे प्रोड्यूसर ने भी साथ ही प्ले कर दिए हैं। ये देखिए ना क्या माहौल है वहाँ पर। मुझे ये बताएं, हमारे ये बच्चे कब खेल रहे होंगे? देखिए अब तो ये इंशाल्लाह खेलेंगे, क्योंकि अब पिछले कुछ 4 साल से हम एक बैन का शिकार है। याद होगा कि हमने ही मिलके इत्तेफाक से उस प्रोग्राम में ही था जब पाकिस्तान में बैन ख़त्म किया था फीफा ने। और अब चांसेस हैं, ख़ासतौर पे हमारे पास टैलेंट बहुत है, लियारी का टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो कम अज़ कम लियारी में जो बॉक्सिंग और उसके साथ जो ये जो फुटबॉल है, इसके प्लेयर्स की वहाँ पर कमी नहीं है, और उनका जो इंटरेस्ट है इन्हीं 2 खेलों में है। अभी भी आपको हर दूसरा लड़का लियारी का मिलता है। बहुत तकरीबन 16 साल के बाद कोई पाकिस्तानी बॉक्सर जो है एशियन चैंपियनशिप में अपने एक मेडल लेकर आया, तो वो भी लड़का लियारी का ही है। उसकी वजह क्या थी कि सिंध गवर्नमेंट ने उस पर काफ़ी काम किया था, वहाँ पे जो लियारी के जो खासतौर पर जो बॉक्सिंग क्लब है उनको दिया। और अब जो है बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो अगर कहा जाए तो बेनज़ीर का वो एक हल्का था, बिलावल भुट्टो का जरदारी का वो हल्का है, वहाँ पे उस पर तवज्जो दी जा रही है, खासतौर पे फुटबॉल के हवाले से। उसमें अब तो जो जैसे कहेंगे गैर सरकारी तंजीमें हैं वो भी खेलों के फ़रोग के लिए यहाँ पर जाती हैं कि इनके खिलाड़ियों को आगे लाया जाए ताकि ये बेहतर परफॉर्म कर सके। लेकिन सिंध गवर्नमेंट की वजह से जो उन्होंने इनके लिए किया है ख़ास तौर पर, और जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बाद तो यकीनी तौर पर उम्मीद तो यही है कि आने वाले दिनों में फिर दोबारा अगर पाकिस्तान की टीम कहीं जाती है तो उसमें 3 से 4 लड़के जो होंगे वो यकीनन लियारी के होंगे। अल्लाह करे, अल्लाह करे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसी एक अच्छी बात के साथ, अच्छी दुआ के साथ मेरे ख्याल में आपको मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए। नमूद मुस्लिम, बहुत शुक्रिया, अपने बिजी स्केड्यूल में से आप टाइम निकाल रहे थे। एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा कभी कभी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है सारा दिन वर्ल्ड कप को कवर करने के बाद इस वक्त मेरे शो के लिए वक्त निकालना। बट थैंक यू सो वेरी मच स्टूडियो में आने के लिए। नमूद मुस्लिम हमारे साथ मौजूद थे जी, अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे, अपनी एक्सपर्ट राय दे रहे थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कल मेरी दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अलहम्दुलिल्लाह।